हम एंडोक्राइन पैथोलॉजी के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि 70 ईयर्स ओल्ड लेडी है और उसको क्या है कि स्वेलिंग हुई हुई है इन फ्रंट ऑफ नेक, ठीक है। तो देयर काइंड ऑफ गोइटर। बायोप्सी हमने जब थायराइड ग्लैंड से ली तो उसमें फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और जो है फाइब्रस टिश्यू किस में ज़्यादा होता है, तो अब ये है कि ये रीटर्स में होता है ना, रीटर्स आपको याद है, रीटर्स थायरोइडाइटिस, इसमें बताया था कि वो लकड़ी की तरह साहत हो जाता है। तो उस तरह से जो गोइटर होता है ना, वो कौन सा होता है, रीटर्स होता है। तो उसमें क्या होता है, वेरी फर्म वुड लाइक थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये वो होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू अबाउट द फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है इट इज़ नॉट ऑलवेज बिनाइन, ठीक है, बिकॉज वी से दैट कि 10% केसेज में ये मेलिग्नेंट होता है। इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू द एड्रीनल मेडुला, ठीक है, कि मतलब यह है कि ये बात इसकी जो है वो ठीक है, ठीक है, ये इसकी बात ठीक है कि ये एड्रीनल मेड्यूला में नहीं होता है, क्योंकि क्रोमाफिन सेल्स होते हैं वो हमारे एड्रीनल मेड्यूला के अलग भी जगहों पे होते हैं, तो वहाँ पे भी ये हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज कॉज ऑफ सडन डेथ। और उसके बाद ये आता है कि इट अराइजेज फ्रॉम द क्रोमाफिन सेल्स ऑफ द एड्रीनल मेडुला, ठीक हो गया। इट मे बी डायग्नोज्ड बाय द एस्टिमेशन ऑफ द FHIAA, ठीक है। ये भी इसकी बात ठीक होती है कि ये उससे डायग्नोज होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो हमारे कैटेकोलमीन्स लेवल होते हैं वो ज़्यादा हो गए होते हैं, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड कॉज ऑफ सडन डेथ, ठीक है। तो इसमें यह है कि इतनी सडन डेथ तो नहीं हमने बड़ी हुई कि एकदम से सडन डेथ हो जाएगी। तो अच्छा, वैसे ना ये यूरिन में रिलीज़ करता है मेटानेफ्रीन्स और विनाइल मेंडेलिक एसिड, ठीक है। तो इसका ऐसा जिसके साथ भी एसोसिएशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली द मेटाबोलाइट ऑफ द सेरोटोनिन, ठीक है। तो इसमें आई थिंक ये भी नहीं होना चाहिए। कॉज ऑफ सडन डेथ हो सकता है बिकॉज फियोक्रोमोसाइटोमा में एकदम से पेशेंट जो है हाइपरटेंशन के साथ आते हैं और इमरजेंसी कंडीशन होती है, उसमें हमने उसे ट्रीट करना होता है, उसकी सारी ट्रीटमेंट करनी होती है, पता है, टैकीकार्डिया के साथ आते हैं, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, इस तरह की चीज़ों के साथ। तो आई थिंक इसका ई आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसकी यूरिन में एस्टिमेशन जो होती है वो इस हार्मोन से होती है, विनाइल मेंडेलिक एसिड और मेटानेफ्रिन्स, ठीक है। तो इसके एज सच इसके साथ एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, तो इसका ई आंसर होना चाहिए, आई थिंक सो, ठीक है। और उसके बाद आता है बायोकेमिकल फाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म आर। हाइपोथायराइडिज्म है ना, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो T3 T4 हार्मोन्स होंगे वो कम हुए होंगे, ठीक है, और TSH जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा, यही हुआ होगा ना। तो ये इसका आंसर होगा, सिंपल सा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन फर्स्ट व्हेन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए। मैंने लेक्चर के दौरान भी बताया था कि TSH जो होता है ये आपका सबसे अच्छा टेस्ट होता है, इसको आप डायग्नोसिस के लिए लेते हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द इसेंशियल हाइपरटेंशन। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसेंशियल हाइपरटेंशन में आर्टीरियोलर चेंजेस आती हैं हमारी किडनीज़ में, कैन बी कॉज्ड बाय एड्रीनल ट्यूमर्स, ठीक है। अब इसेंशियल क्या होता है, इसेंशियल हाइपरटेंशन का आपको पता होगा कि वो हाइपरटेंशन होती है जिसका कोई कॉज का हमें पता नहीं होता कि क्यों हो गई ना, कॉज एग्जैक्टली इसकी कोई कॉज का हमें नहीं पता होता, और ये हमारी डाइट पे डिपेंड करता है, हमारी ओबेसिटी पे डिपेंड करता है, हमारी एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, इससे ये जो है ना हाइपरटेंशन होती है, और ज़्यादातर यही हाइपरटेंशन होती है। तो वो पूछ रहे हैं कि एड्रीनल ट्यूमर्स की वजह से होती है, नहीं, क्योंकि इसका तो कॉज का हमें पता ही नहीं है। इस कॉमनली सीन विद एओर्टिक क्वाड्रेशन एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, नहीं, क्योंकि इसकी कॉज का तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके रिजल्ट में हमारी जो किडनीज़ होती हैं उनके अंदर आर्टीरियोलर चेंजेस आती हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से ऑब्वियसली हमारी किडनीज़ की जो है ब्लड वेसल्स जो हैं उनकी खराबी आएगी, उनकी आर्टीरियोल्स के अंदर, इस तरह से सारा। लेकिन इसकी वजह से डायबिटीज़ तो नहीं होती, और इसकी वजह से जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो है कॉमनली इसमें नहीं देखा जाता। तो उसमें एक्चुअली वी हैव द नॉट एसोसिएट द एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स कि इसके कॉज इसकी वजह से किडनी में जो है ना आर्टीरियोलर चेंजेस आती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैब टेस्ट फाइंडिंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस द टाइप 1 एंड माइलाइटिस फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ मेलाइटिस, ठीक है। तो टाइप 1 जो हमारी होती है वो पूछ रहे हैं कि टाइप 1 जो है ना डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है, हमारे बीटा सेल्स जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रही होती, तो डिक्रीज प्लाज्मा इंसुलिन कंसनट्रेशन से हमें पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, ठीक है। आपको पता है उसमें ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हमारे बीटा सेल्स खराब हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लाइकली टू अकर इन द पेशेंट विद डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का आपको पता होगा कि उसमें हमारा क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, और वो हमारे यूरिन में
में भी आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोलीयूरिया होना शुरू हो जाता है उसकी वजह से। और जो है कीटोन बॉडीज़ हमें यूरिन में मिल रही होती हैं, और पोलीयूरिया विद डिहाइड्रेशन ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं हो रहा होता इसमें, क्योंकि कीटो एसिडोसिस है ना, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एसिडोसिस होगी, एल्कलोसिस तो नहीं होगी, ठीक है। कीटो एसिड ज़्यादा हो जाते हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। फिर PSA इज़ अ ट्यूमर मार्कर ऑफ, तो ये जो हमारा ट्यूमर मार्कर है किसका होता है, PSA आपको पता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा का, ठीक है। PSA लेवल हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो ये होता है कि दोनों में क्या होता है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइजेशन शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन की, जो हमने डिस्कस किया था। HbA1c जो होता है उसका लेवल फिर हम चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ हमारे ग्लूकोज आके चिपक जाता है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ आइलेट सेल्स एंटीबॉडीज़ किस में होती हैं, टाइप 1 में होती हैं, ठीक है। MHC क्लास 2 लील्स के साथ कौन सी एसोसिएटेड होती है, टाइप 1 होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ इंसुलिन किस में होता है, टाइप 2 में होता है जस्ट, ठीक है। और मोर देन 90% द मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं, इसमें ऐसा जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं जेनेटिक एसोसिएशन होती है उनकी, ठीक है, टाइप 1 में। फिर आता है कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एडिसन्स डिजीज़ इज़, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एडिसन डिजीज़ की बहुत सी कॉजेज़ हैं, इन्होंने सारी बताई हुई है कि एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, हमारा जो कॉर्टिसोल होता है वो कम हो जाता है ना बॉडी का, तो उसकी वजह से मतलब एड्रीनल इनसफिशेंसी हो जाती है सारी। और फिर उसमें ये TB की वजह से भी हो सकता है, मेटास्टेसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक मतलब इन्फेक्शंस हो गए, TB हो गया, हमने अगर किसी के एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर दिए हुए हैं उसकी सर्जरी करके, फॉर एग्जांपल पियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स की हमने एड्रीनल ग्लैंड्स रिमूव कर दिए होते हैं, उसकी वजह से भी होता है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। और लेकिन इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जिसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ होती है वो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर एक्रोमेगैली जो होती है वो किस वजह से होती है, आपको पता है ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो हमारी एक्रोमेगैली करवा देता है। दिस वाज सो मतलब ईजी MCQ था। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है, वो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज़ फॉर द ब्लड ग्लूकोज इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द डायबिटीज़, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 120 होना चाहिए, नहीं 126 होना चाहिए, ठीक है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज आपका 250 होना चाहिए, नहीं 200 जो है ना ये आपका 200 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये भी सही है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है। 2 आवर्स पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज 160 नहीं 200 का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं 2 आवर्स ग्लूकोज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस वैल्यू ऑफ द 225, ठीक है, ये भी 200 ही होता है वैसे। 2 आवर्स ग्लूकोज ऑफ 140 आफ्टर ग्लूकोज, मतलब ये है कि मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि फास्टिंग में जो है ना, फास्टिंग में हम अगर डायबिटीज़ लेबल करेंगे तो 126 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो रैंडम है और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है उसमें 200 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको 200 से ज़्यादा कौन सा लग रहा है, रैंडम लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और आपको कौन सा लग रहा है 200 से ज़्यादा, ये वाला 200 से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। ये तो वैसे ही 140 से कम है, ये भी कम है और ये भी कम है, ठीक है। तो उसको भी 126 से ज़्यादा था। तो अब इन दोनों में हमने डिसाइड करना है रैंडम ब्लड ग्लूकोज ऑफ 250 एंड 2 आवर्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस वैल्यू ऑफ 225। तो ये दोनों ही जो है एक्चुअली आपके जो है वो डायबिटीज़ को कन्फर्म करेंगे किसी के अंदर है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कन्फर्मेटरी कौन सा है ना, तो कन्फर्मेटरी ये होगा कि आप उसको ग्लूकोज दो, ठीक है, और उसके 2 घंटे बाद ग्लूकोज का चेक करो, तो फिर आपको कहते हैं फिर ये इसको हम कन्फर्मेटरी कहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये आंसर दोनों वैसे ठीक होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कन्फर्मेटरी, तो आई थिंक फिर उसके लिहाज से हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस वैल्यू को कर देंगे, ठीक है। वो यंग लेडी है, उसको जो है इंक्रीज स्वेटिंग है, वेट लॉस है, ट्रेमर्स हैं और उसको थायरोटॉक्सिकोसिस है। अब हमें जो है ग्रॉसली रिड्यूस लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस है ना, मीन्स उसकी बॉडी में जो है T3 T4 जो है वो ज़्यादा हुए हैं, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है, हमारा TSH कम हो जाता है। तो वो यही पूछ रहे हैं किसका कम लेवल होगा, तो TSH का कम लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कुशिंग सिंड्रोम एक्सेप्ट, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, ये एड्रीनल कॉर्टिकल एडिनोमा के अंदर ट्यूमर बना होगा तो कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट इज़ एसोसिएट द साइन ऑफ विरिलिज्म,
मतलब ये कि ये हमारे जो सेकेंडरी सेक्शुअल करैक्टरिस्टिक्स होंगे उनको भी ख़राब कर रहा होगा कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है, कॉर्टिसोल जो है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है कि इट कॉजेज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स को वाकई ही में कम कर रहा होता है, और इट में बी ड्यू टू द रेज्ड लेवल्स ऑफ द सीरम कॉर्टिसोल, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ओट सेल कार्सिनोमा, इसके साथ ये एसोसिएटेड नहीं होता, ठीक है। जब द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा जो है अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे आवाज़ नहीं ऊंची होती ना, तो मैं अब फुल अपने वॉल्यूम के साथ बोल रही हूँ, तो पता नहीं आवाज़ का क्यों इशू होता है फिर। फियोक्रोमोसाइटोमा जो है ना, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, तो आपको पता है इसमें हाइपरटेंशन होती है, क्योंकि इसमें कैटेकोलामीन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ये एग्रेसिवली मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये नहीं होता, इतना बिनाइन होता है ज़्यादा। इट अकर्स ओनली इन एड्रीनल ग्लैंड, नहीं ये और जगहों पे भी होता है, ठीक है, क्योंकि क्रोमोफिन सेल्स जो हैं वो जगह जगह पे होते हैं। न्यूरल कैसल से ड्राइव होता है, ठीक है, नहीं ये न्यूरल कैर सेल से ड्राइव नहीं होता है, क्रोमाफिन सेल से ड्राइव होता है। मीन्स ये तीनों आपके जो हैं ये गलत जा रहे हैं, ठीक है। मैनी ट्यूमर्स हैव 1p डिलीशन, नहीं इसमें कोई इस तरह की डिलीशन नहीं होती, आई थिंक सो, मुझे जो याद पड़ता है वो ये कि इसमें RET की म्यूटेशन हो रही थी, और इस तरह ही करके ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनमें म्यूटेशंस हो रही थी, तो मतलब इसकी 1p डिलीशन भी नहीं होती, ठीक है, इतना तो मुझे याद है। लेकिन ये हाइपरटेंशन कॉज करता है ना, क्योंकि कैटेकोलामीन्स इसमें रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो ये है। अच्छा, वैसे ये ना हाइपरटेंशन कॉज कर भी सकता है, और हमने पढ़ा था कि 10% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हाइपरटेंशन नहीं होती ना, तो ये भी आपने याद रखना है। जब द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मल्टीपल मैन वन सिंड्रोम, ठीक है, तो मैन वन सिंड्रोम में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3p जो होते हैं, 3 हमारे जो है एड्रीनल हमारे जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिनकी एक्चुअली ट्यूमर्स बने होते हैं। उसमें फर्स्ट p इज़ फॉर द पिट्यूटरी, सेकंड p इज़ फॉर द पैराथायरॉयड, एंड थर्ड p इज़ फॉर द पैंक्रियास, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है विचुअली ऑल पेशेंट्स डेवलप द मेडुलरी कार्सिनोमा, नहीं इसमें कोई मेडुलरी कार्सिनोमा नहीं होता। इसमें RET की जीन की म्यूटेशन हो रही होती है, इसमें RET की म्यूटेशन हो रही होती है। वैसे ना इसमें RET की नहीं होती, इसमें वैसे ये RET की जो होती है मैन 2 में होती है ना, तो ये भी थोड़ा सा गलत है, ठीक है, लेकिन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्स अ प्रोटोऑन्कोजीन, तो जो है नहीं ये RET जो है ये भी गलत है, प्रोटोऑन्कोजीन में भी म्यूटेशन नहीं आ रही होती इसमें जो होता है ना, और इसमें जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है, इसमें ये कुछ भी नहीं होता, मैफेनॉइड है, तो ये सारे गलत है। उन्होंने पूछा कौन सा ट्रू है ना, तो इसमें एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 11 पे आई गेस इसमें म्यूटेशन होती है, मैनिन इस तरह की कोई जीन होती है उसकी ना, और वो इसमें होता है, तो ऐसा जिसकी म्यूटेशंस नहीं होती इसमें पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया होता है, जो कि हमने देखा कि सेकंड हमारा पी था, ठीक है। फिर पेशेंट विद द डायबिटीज़ मेलाइटिस हैज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको पता है कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, इसकी वजह से इन्फेक्शंस होते हैं इन लोगों को, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, न्यूरोपैथी होती है। लेकिन डायबिटीज़ में कभी आपने देखा है किसी को डायबिटीज़ हुई हो तो पैंक्रियास का कैंसर हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। अ पेशेंट विद कुशिंग सिंड्रोम में प्रेजेंट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो कुशिंग सिंड्रोम में आपको ओबेसिटी मिलती है, बफलो हेम्प मिलता है, हमने देखे हुए हैं इसका पेशेंट, ठीक है, लेक्चर्स में आपने देखा होगा, मून फेसेस होते हैं, ठीक है, इनकी जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल इसमें ज़्यादा हुआ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कॉर्टिसोल के ज़्यादा होने की वजह से ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लूकोज इंसुलिन कम हो जाती है, तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस इन लोगों को होती है। लेकिन ब्रॉन्जियन हाइपर पिगमेंटेड स्किन इसमें नहीं मिलती हमें, ठीक है, ब्रॉन्जियन हाइपर पिगमेंटेड स्किन जो है स्किन हमें इसमें नहीं मिलती, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें ये होता है ना, क्योंकि देखें कॉर्टिसोल आपका कम है ना, ठीक है, सॉरी कॉर्टिसोल आपका ज़्यादा है, उसके रिजल्ट में आपका ACTH कम है, ठीक है, तो ACTH कम है, ACTH ज़्यादा हो तो फिर आपका जो है पिगमेंटेशन होती है, क्योंकि उसमें मेलानिन रिलीज़ होता है फिर, ठीक है, और ये आपको एडिसन्स डिजीज़ के लोग मिलते हैं ब्लैक कलर के, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ACTH ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है, तो वो हाइपर पिगमेंटेड एडिसन्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। अब एडिसन्स डिजीज़ में क्या होता है, इसमें कैटेकोलामीन्स की ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, नहीं, मोस्ट केसेस आर ड्यू टू इन्फेक्शंस, नहीं, हमने पीछे देखा कि ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। ऑनसेट इज़ सडन, नहीं, इतना कोई सडन काम नहीं है ये। पेशेंट्स आर ऑफन हाइपरटेंसिव, नहीं, इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं होती।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी क्रोनिक एड्रीनल इंसफिशेंसी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जाती है, इसमें जो पेशेंट्स का एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है वो हार्मोन्स बनाना, क्योंकि उसके अगेंस्ट ऑटोइम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, उसके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एड्रीनल इंसफिशेंसी होती है। और ये क्रोनिक होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डेवलप होता है, ठीक है। और प्राइमरी होता है मीन्स एड्रीनल ग्लैंड का अपना मसला चल रहा है। एक्रोमेगाली इज़ ड्यू टू, ये हमने पीछे भी देखा है, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट। ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है? आपको पता है कि हमारी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन जो है उसकी डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है ना, तो कौन करते हैं हमारे ऑस्टियोपोरोसिस को? ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसके कॉजेज़ क्या है? कैल्शियम इनटेक, पीटीएच जो है वो हमारे करते हैं, और विटामिन बी भी करते हैं। इन्होंने ये ऑप्शन पता नहीं क्या दिया हुआ ख़राब सारा, कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अब कैल्शियम इंटेक से कैसे ऑस्टियोपोरोसिस होगा? इस तरह होगा ना, कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा होगा, उसके रिजल्ट में पीटीएच कम रिलीज़ होगा। नहीं, ये इन्होंने गलत क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि हमारा एक्चुअली फ़िज़िकल एक्टिविटी हम जितनी ज़्यादा करेंगे उतना हमारी बोन अच्छी डेवलप होगी, ठीक है। और विटामिन डी हम जितना ज़्यादा लेंगे हमारी बोन अच्छी डेवलप होगी। पीटीएच थोड़ा सा करता है, ऑस्टियोपोरोसिस करवा रहा होता है, मतलब ये कि पीटीएच जब हमारी बॉडी में पीटीएच क्या कर रहा होता है, बोन से जो होती है ना हमारी कैल्शियम, उसको बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा है, और कैल्शियम तो वैसे ही अच्छी बात है, हम लेके बीएमआर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इन्होंने एमसीक्यू अजीब सा दिया है, यहाँ पे मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन यह है कि इसके कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में जो है ना, ये आपके जो है ना इस तरह से क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये तो वो पूछेंगे कौन सा कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस का, ठीक है। जैसे 28 ईयर्स ओल्ड मैन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली इनटॉलरेंट टू हीट, ठीक है। मतलब कि वो ये कह रहा है कि उसका जो वर्क एरिया है वो बहुत गर्म है, ठीक है, और वो नर्वस भी रहता है, ज़्यादा खाता है, ठीक है, और उसका जो वेट लॉस हो गया। तो यहाँ तक आपको क्या लग रहा है, इसको क्या हुआ है? इंटॉलरेंस टू हीट, थायरोटॉक्सिकोसिस लग रही है ना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन उसका टेम्परेचर जो है वो 37.5 है, पल्स उसकी ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट उसका ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर उसका ज़्यादा हुआ है। विच ऑफ द लैब फाइंडिंग्स मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि इसमें क्या होगा, T3 T4 ज़्यादा हुआ होगा और TSH कम हुआ होगा, ठीक है। तो डिक्रीज TSH, ठीक है। ईजी MCQ है ये। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज़ ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इज़ कन्फर्मेटरी फॉर द डायबिटीज़, हमने पहले भी डिस्कस किया था, और उसमें हमने कंसिडर किया था कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो 225 से ज़्यादा ठीक है। पेशेंट्स विद हैशिमोटो थायराइडाइटिस आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ठीक है। तो ये आपके बुक में लिखा हुआ है, रॉबिन्स के जो हैशिमोटो थायराइडाइटिस है ना उसके बुक में लिखा हुआ है, और इसको आप कॉन्सेप्ट में याद करो। कैसे कॉन्सेप्ट में याद करना है? आपको पता है कि हैशिमोटो थायराइडाइटिस में आपकी एंटीबॉडीज़ जो है वो ज़्यादा बनती है ना, जिसकी वजह से आपकी ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं आपके जो हैं आपके थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट, ठीक है। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती हैं, और तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ हमारे थायराइड को ख़राब करती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ बनती जाएंगी, और बी सेल से आती है ना, प्लाज्मा सेल से आती हैं, तो इस वजह से वो क्या होगा, हमारे बी सेल्स में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा बन जाएगा, उसकी वजह से, कांस्टेंट एंटीबॉडीज़ की वजह से। थायराइड कैंसर में ऑर्फन एनी आए किसमें आपको नज़र आता है? पेपिलरी कार्सिनोमा में। और क्या नज़र आता है पेपिलरी कार्सिनोमा में? पेपिले नज़र आते हैं। और क्या नज़र आता है? सिमोमा बॉडीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए अब तो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पर्सनस विद द इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस आर एट रिस्क फॉर, ठीक है। जिनको ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो नहीं होती है, मतलब इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस होती है, वो किसके रिस्क पे होते हैं? मीन्स कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, ठीक है। तो किसके रिस्क पे वो ज़्यादा होते हैं? ये रीनल डिजीज़ तो हम कंसिडर कर सकते हैं, सेरिब्रल डिजीज़ ये नहीं कंसिडर कर सकते। अब आपका जो आ रहा है ना मसला, वो ये आता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में या रीनल डिजीज़ में, ठीक है। तो ये होता है कि सबसे पहले जब ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना, तो वो हमारी एक्चुअली जो वेसल्स होती हैं ना उनको नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोजिलेशन शुरू कर देता है ना, तो उसकी वजह से हमारी वेसल्स इफेक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ख़राब होगा, और फिर उसकी वजह से रीनल डिजीज़ होंगी, ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि वो एक्चुअली
हमारे रीनल डिजीज़ कॉज करता है, नेफ्रोसिक्लेरोसिस कॉज करता है। अगर वो एफरेंट आर्टीरियोल की अगर इफरेंट की हो रही है तो फिर उसके मुताबिक हमारा क्या होगा कि हाइपर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और एल्ब्यूमिन आना शुरू हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी आर्टीरियोल इन्वॉल्व हो रही है, पहले हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ख़राब होगा, उसकी वजह से फिर बाद में रीनल सिस्टम ख़राब होगा। ठीक है, फिर कुशिंग सिंड्रोम जो होता है उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंड्यूस्ड इफेक्ट्स जो होते हैं वो किस तरह के लग रहे होते हैं, मतलब ग्लूकोज आपके ज़्यादा है ना, तो कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल ज़्यादा है, कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज का ज़्यादा कर रहा होता है, इंसुलिन को वो कम कर रहा होता है, तो वो ऐसे लग रहा होता है जैसे डायबिटीज़ है। ठीक है, और आपको पता है कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है। कैसे कि कुशिंग सिंड्रोम की वजह से ग्लूकोज ज़्यादा होता है, इंसुलिन कम होती है और रिजल्टेंटली उसको डायबिटीज़ है। तो ऐसे ही लग रहा होता है कुशिंग सिंड्रोम वाले बंदों को देख के कि इनको डायबिटीज़ हुई हुई है। ठीक है, लेकिन बाकी साइंस भी ऑब्वियसली आए होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग में लीड टू हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब प्रोलैक्टिन किस में ज़्यादा होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वो किस में ज़्यादा होगा, निपल स्टिमुलेशन, प्रेगनेंसी, फिर आता है गोनेडोट्रोफिन, लैक्टोट्रोफ एडिनोमा, मैस इन द सुप्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो वो कहते हैं कि प्रोलैक्टिन कब ज़्यादा होगा, निपल की स्टिमुलेशन की वजह से। ठीक है, निपल की स्टिमुलेशन करेंगे, प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा और उसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरह प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लड में। इसी तरह अगर हम कहें कि गोनेडोट्रोफिन, तो गोनेडोट्रोफिन नहीं होता ना, गोनेडोट्रोफिन का इसमें क्या रोल है, गोनेडोट्रोफिन इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन का उसके साथ क्या ताल्लुक है, मीन्स गोनेडोट्रोफिन इज़ समथिंग के प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है, गोनेडोट्रोफिन के मतलब प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है और रिजल्टेंटली हमारी क्या होती है कि गोनेडोट्रोफिन्स इनहिबिट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा गोनेडोट्रोफिन्स की वजह से प्रोलैक्टिन ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ये आपको भी पता है। लेकिन लैक्टोट्रॉफ्स का, अगर वो जो लैक्टोट्रॉफ्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पड़े हुए हैं सेल्स लैक्टोट्रॉफ वाले, अगर उनका कैंसर हो जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज़ करेंगे। और इसके अलावा सुप्रा सेलुलर कंपार्टमेंट मीन्स के पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मैस बना हुआ है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज़ हो रहा होगा। ठीक है, हाइपर फंक्शन ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी इज इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन जनरली रिजल्ट्स इन, कि अभी प्यूबर्टी नहीं आई और इंटीरियर पिट्यूटरी ने अपना काम बहुत ज़्यादा कर दिया है, तो क्या होगा, जजेंटिज्म हो जाएगी। और अगर यही वो ये कहें कि प्यूबर्टी के बाद क्या होगा, तो फिर एक्रोमेगैली होगी। ठीक है, और ये है कि कुशिंग सिंड्रोम में एक्चुअली हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर से कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा होता है, उसमें पिट्यूटरी का कोई मसला नहीं होता है। एडिसन्स में क्या होता है कि वो हमने देख लिया कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं मोस्टली, जिसकी वजह से जो एड्रीनल इंसफिशेंसी हो जाती है। और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो होता है वो एक्चुअली इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जो है वो इसके साथ एसोसिएट नहीं होता, वो आपका जो है अलग से होता है, मतलब कि प्रोलैक्टिन का लेवल, लेकिन उसके साथ भी होता है। लेकिन यह है कि उन्होंने पूछा कि छोटे बच्चों में तो मतलब अब प्री प्यूबर्टी है, तो इजी सा आंसर था। 55 ईयर्स ओल्ड वुमेन है और उसको वेट गेन हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस हो रही है। ठीक है, और डिप्रेशन हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी यूज एज अ फर्स्ट स्क्रीनिंग। अब ये बहुत ईजी है कि अब उसका वेट गेन हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, डिप्रेशन है, ये सारे साइंस किसके हैं, हाइपोथायराइडिज्म के हैं। ठीक है, जब हाइपोथायराइडिज्म जो है वो होगा तो TSH जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहले भी हमने देखा कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है, TSH होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटिक मेलाइटिस यूजिंग ब्लड ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल्स परसेंटेजेस। ठीक है, तो ये होता है कि 6.5 से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें ये होता था ना कि 5 जो आपका है ना 7, ठीक है, और एक तरफ 6.5 है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज है आपकी। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली नॉर्मल। अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपकी हाई रेंज आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको ये दिखाया था उस दौरान लेक्चर के दौरान। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलिज्म कुशिंग सिंड्रोम का जो मोस्ट कॉमन कॉज है ना वो आपने बताना है। ठीक है, तो वो क्या है कि हम जो बाहर से स्टेरॉइड्स लेते हैं ना उसकी वजह से ज़्यादातर होता है, स्टेरॉइड्स हम बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब पेशेंट विद द ग्रेव्स डिजीज़ जो है उसने एंटी थायरॉयड ड्रग्स यूज़ की और प्रोपेनॉल यूज़ किया प्रायर टू द सब टोटल थायरोडेक्टमी। ठीक है, जो द फॉलोइंग हिस्टोपैथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स विद रिग्रेस फॉलोइंग सच ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब ये कि अब जो है आपका क्या हुआ
कि आपने थायराइड ना बनाने वाली ड्रग्स ली की, ठीक है। तो थायराइड ना बनाने वाली ड्रग्स होंगी तो वो जो आपके फॉलिकल्स हैं एक्चुअली वहाँ से आपके थायराइड T3 T4 रिलीज़ हो रहे थे ना। तो अब क्या होगा जब आप जो है वो इनको इनहिबिट करवा दोगे एंटी थायराइड ड्रग्स देके, तो आपका फॉलिकुलर हाइपरप्लेजिया ट्रीट होगा, ठीक है। ये आपके बाकी सारी चीज़ें जो है ऐसे जो है एंटी थायराइड ड्रग्स के साथ एसोसिएट ही नहीं होती। एंटी थायराइड ड्रग्स आपके फॉलिकल्स के हाइपरप्लेजिया को रोकते हैं। Which of the following tissues is most likely the site for an extraadrenal pheochromocytoma? तो वो आपने याद रखना है, पैरागैंग्लिया, ठीक है। आपके मैंने बताया इसमें क्रोमाफिन सेल्स होते हैं। क्रोमाफिन सेल्स आपके एड्रिनल मेड्यूला में होते हैं और इसके अलावा बहुत से दूसरी साइट्स पे होते हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन जो साइट है दैट इज़ पैरागैंग्लिया, ठीक है। पैरागैंग्लिया जो रीजन्स होते हैं ना आपके, वहाँ पर क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, तो सेकेंडरली वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने याद रखना है। 50 ईयर्स ओल्ड मैन है, उसको जो टोटल थायरॉइडेक्टमी, उसने अपना सारा थायरॉइड निकलवा लिया है क्योंकि उसको फॉलिकुलर न्यूप्लाज्म था। विद इन द डे फॉलोइंग सर्जरी ही इज़ नोटेड टू हैव टिंगलिंग सेंसेशंस, ठीक है, एंड न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लैब टेस्ट शुड बी ऑर्डर्ड इमीडिएटली टू डिटर्मिन फर्दर थेरेपी फॉर दिस मैन, ठीक है। इट मीन्स के टिंगलिंग सेंसेशंस और इस तरह की जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी आती है वो क्यों आती है? कैल्शियम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपने कैल्शियम चेक करवाना है, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि कैल्शियम कम होता है ना, तो उसकी वजह से इस तरह की मैंने आपको बताया था मोस्टली जो माउथ का एरिया होता है ना, ओरल रीजन, यहाँ पे करके टिंगलिंग सेंसेशन आती है, ऐसे सुइयाँ चुभ रही होती है, क्योंकि कैल्शियम कम हो जाता है ना। तो कैल्शियम क्यों कम होता है? क्योंकि आपका जो आपने जब थायराइड अपना रिमूव करवाया, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड था वो भी निकल गया, उसका भी थोड़ा सा ना पार्ट वगैरह। तो यह कि पैराथायरॉयड हार्मोन अब नहीं रिलीज़ होगा ना, जिसने हमारी ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करना था, तो उसकी वजह से फिर कैल्शियम जो है वो आप थेरेपी में यूज़ करोगे, ठीक है, ताकि उसके कैल्शियम जो है वो सही रहे, ठीक है। तो कैल्शियम आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 48 ईयर्स ओल्ड सीनियर मेल ऑफिसर है, उसको पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया हुआ है 2 महीने से, ठीक है। अब उसकी जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है वो उसका 7.9 मिलीमोल्स पर लीटर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग 142, उन्होंने आगे कह भी दिया 142 है, ठीक है। फास्टिंग कितना होना चाहिए? 126 होना चाहिए, मींस उसका मतलब 126 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 126 से कम होना चाहिए, तो इसका 142 हुआ है। तो आपकी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट कि डायबिटीज़ उसको है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था फास्टिंग जो 126 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं कि उसको डायबिटीज़ है। 36 ईयर ओल्ड मैन इज़ ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट बाय हिज वाइफ बिकॉज ऑफ द लेथार्जी, वीकनेस, कन्फ्यूजन। उसका जो सोडियम है सीरम वो ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, उसकी ऑस्मोलैलिटी कम हुई है, ठीक है। तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी इज़ इंक्रीज्ड, मीन्स के उसकी मतलब यूरिन में जो है ना सोल्यूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, और उसकी बॉडी में सोडियम जो है ना वो कम हुआ है, तो उसको क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा तो ये देखें इसमें ये बता रहे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर ना क्या हुआ है, कि उसकी बॉडी के अंदर सोडियम नहीं है, ठीक है, सोडियम नहीं है। अब आपके जो ADH होता है ना, उसने क्या करना होता है, उसने एक्चुअली करना होता है आपकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है। तो अब वाटर की जब बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है ना, तो वाटर ज़्यादा है, तो उसके मुकाबले में क्या होगा कि हमारी जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब सोल्यूट्स कम लगना शुरू हो जाएंगे, सोडियम कम हो जाएगा ना, तो अब हमारे ब्रेन को सोडियम नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? लेथार्जी, वीकनेस, कन्फ्यूजन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, हमारी बॉडी में सोडियम कम होगा। वाटर ज़्यादा है, सोडियम कम है, मीन्स ADH बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम कंसिडर करेंगे कि पेशेंट को जो है ना सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज़ कंसिडर करनी है कि एक्टोपिक ADH सिक्रीशन हो रही है, क्योंकि कोई मतलब हमारा ADH जो है वो पिट्यूटरी से ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहा, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो हमने कंसिडर करना है कि किसी और जगह से एक्टोपिक ADH की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो आपकी ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में होगी एक्टोपिक प्रोडक्शन, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जिसमें ADH जो होता है वो स्क्रीट ही नहीं हो रहा होता, और बिल्कुल इसके ऑपोजिट उसके केसेस होते हैं। फिर 37 ईयर्स ओल्ड ओबीज़ मैन है और उसको साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया के, ठीक है, और पता चला कि उसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, और क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली, और हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया है, और जो कि डायबिटीज़ की वजह से है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी हाइपरलिपिडीमिया एसोसिएट द डायबिटीज़ मेलाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीरम लेवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है
जो है क्या करते हैं, हाइपर लिपिडीमिया कॉज करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि वो LDL है, ठीक है। LDL जो होता है ये ट्राइग्लिसराइडीमिया करवाता है, ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन तो वैसे ही हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको हम क्यों कंसिडर करें। इंटरमीडिएट डेंसिटी भी इतने अच्छे होते हैं, थोड़े बहुत ठीक ही होते हैं। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ठीक है, LDLs। तो LDLs का आपको पता है कि ये एक्चुअली हमारे जो होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो लोग होते हैं, ओबीज़ के लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है और फिर इसकी वजह से हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया होता है, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैज़ गॉट नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रोलैक्टिन सेक्रीशन, ठीक है। तो आपको पता है कि दैट इज़ एक्चुअली डोपामीन, ठीक है। मतलब प्रोलैक्टिन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपामीन, ठीक है। ये आपको पता होगा कि जब हमारा प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो डोपामीन हम जो है वो डोपामीन रिलीज़ होता है, प्रोलैक्टिन को नॉर्मलाइज़ करता है। किसी लोगों के अंदर प्रोलैक्टिन नोमा होगा, मीन्स उसको प्रोलैक्टिन का ट्यूमर है, तो फिर हम बाहर से उसको जो है डोपामीन एगनिस्ट देते हैं, कबर्गोलिन वगैरह, ताकि वो ट्रीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। तो आपको पता है कि डायबिटीज़ में पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया तो होता है, ठीक है। और वुंड हीलिंग भी थोड़ी सी डिले हुई होती है इन लोगों में ना। आपको पता है डायबिटीज़ लोगों में चोट लग जाए तो ठीक ही नहीं हो रही होती, ठीक है। लेकिन अनीमिया तो डायबिटीज़ में हमने कभी देखा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। तो हमने पहले देख लिया कि हम जो बाहर से लेते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है, एक्सोजेनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग एडिसन्स डिजीज़। तो एडिसन्स डिजीज़ जो होती है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी, हमने पहले कर लिया था। नेम ऑफ द फर्स्ट लाइन सिंगल टेस्ट फॉर द थायराइड फंक्शन, ये भी हमने पहले कर लिया था, TSH, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉल्व्ड MCQs फॉर द UHS पास्ट ऑफ द एंडोक्राइन पैथोलॉजी।